हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्हार पुस्तक कक्षा 7 पाठ 2, जिसका नाम है 3 बुद्धिमान। इसकी कहानी पहले ही हमने पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, कहानी तो हमने पढ़ ली, तो चलो आपकी बुद्धिमानी का एक परीक्षण लेते हैं। एक कहानी, एक पहेली आपसे पूछते हैं। 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, बताओ मेरा नाम है क्या। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, लास्ट ईयर 6 क्लास में। देखते हैं जरा आपकी बुद्धिमानी, कितनी समझदारी आपने कितना याद रखा है। तो आप इस कहानी के माध्यम से और लास्ट ईयर जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें ये पहेली थी, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलो अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस पाठ की व्याख्या, कठिन शब्दार्थ पहले ही हमने कर लिए हैं। आज अभ्यास प्रश्न का पार्ट 1 लेकर आई हूँ। बचे हुए अभ्यास प्रश्न को नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी। ओके, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। तब तक हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, यहाँ पर देखिए आप, मेरी समझ से। जैसा कि हर बार हर चैप्टर में एक पैटर्न है, मेरी समझ से पाठ से आधारित कुछ प्रश्न दिए हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया है, उसके सामने आपको क्या बनाना है, स्टार बनाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला वाला जो है प्रश्न हमारा, लोक कथा में पिता ने अपने बेटे से धन संचय करने को कहा। संचयन मीन्स क्या होता है, एकत्र करना, इकट्ठा। ठीक है, यहाँ पर संचयन मीन्स एकत्र करना, इकट्ठा। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है। तो कहानी के आधार पर आपको आंसर देने हैं। खेतीबाड़ी करना, धन इकट्ठा करना, पैनी दृष्टि, तीव्र बुद्धि का विकास करना, ऊंट का व्यापार करना, गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बसना। तो कहानी के आधार पर हमने पढ़ा था कि पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि, ये दोनों ही अगर हमने संचयन कर लिया, इसका अभ्यास कर लिया, तो जीवन में मुझे या हमें क्या कह सकते हैं कि हर एक जो सफलता जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। कहीं पर भी आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे, जैसा कि पिता ने बेटों को शिक्षा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि, धन ही सबसे बड़ी ताकत है। ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। तो कहानी के आधार पर हम देखेंगे कि यहाँ पर समस्या को सुलझाने के लिए, तो पहला तो हमारा ऑप्शन ये भी करेक्ट हो गया, और दूसरा ज्ञान, बुद्धि और धन, ये सबसे बड़ी ताकत मनुष्य की होती है। तो एक प्रश्न में एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, जैसा कि पहले ही बता दिया जा चुका है। तो यहाँ पर दोनों ही जो उत्तर हैं वो करेक्ट हैं। समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण की आवश्यकता है, और साथ ही साथ क्या है, किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन। तो यहाँ पर आप दोनों कर सकते हो, कोई एक भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक ही करना है या दोनों ही करने हैं। हम जो भी आंसर चुनेंगे उसका तर्क हमें वैसा ही देना जो कि इसके खा प्रश्न के उत्तर में हम आगे करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया। भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह था। राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी, और भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा दिया था। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, कौन सा है, भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है। मूल्य का मतलब यहाँ पर मॉरल वैल्यू की बात हो रही है। जैसे कड़ा से कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि कड़ा से कड़ा दंड देने से हर समस्या का समाधान, हर तो नहीं आएगा। हाँ, कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है। अच्छी तरह से जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा ही सही माना जाना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ऊंट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन जो है सेकंड वाला हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो पहले वाले में हमने उत्तर चुना था कि पिता की बात जो है, उन्होंने क्या बोला था कि क्या चाहिए, पैनी दृष्टि चाहिए, तीव्र बुद्धि का विकास करना चाहिए, जो कि जीवन की हर परिस्थिति में आपका जो है आपको सामना करने के लिए आपका सहयोग करेगी, सपोर्ट करेगी। तो पिता ने इसी धन संचयन करने की बात कही थी। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट सही है। ये फर्स्ट वाले का उत्तर है जो कि हमने अभी किए थे। अब इसी का दूसरा जो पार्ट है, जैसे यहाँ पर दूसरे वाले का उत्तर हमने क्या चुना था कि तीनों भाइयों ने
ऊँट को देखे बिना ही अपने ज्ञान और बुद्धि का सहारा लेकर उसके बारे में सही निष्कर्ष बताया। इससे स्पष्ट होता है कि समस्याओं का हल निकालने के लिए ध्यानपूर्वक निरीक्षण और बुद्धि का उपयोग आवश्यक है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, राजा ने हमने जो चुना था भाइयों की बात पर इसलिए विश्वास किया क्योंकि उन्होंने अपने कथन को तर्क के साथ, प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया। किसी भी तथ्य की पुष्टि तर्क संगत ढंग से की जा सकती है। तर्क का मतलब क्या है? आप उसकी सही तरीके से पुष्टि कर सकते हो कि उन्होंने बताया कि मैंने ऊँट को कैसे पहचाना, उसके पद चिन्हों को देखकर, खाई हुई घास को देखकर, महिला और बच्चे के पदों को देखकर, जो पैर के निशान थे। तो इस तरीके से ये तर्क संगत है, मतलब आपने जो बोला है उसी आधार पर आप तर्क भी दे रहे हो। चौथे प्रश्न का उत्तर हमने चुना था, राजा के निर्णय से यह शिक्षा मिलती है कि बिना जांच पड़ताल के किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ऐसे तो किसी निर्दोष को सजा हो सकती है ना। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय निर्दोष को सजा दे सकता है, इसलिए न्याय के लिए धैर्यपूर्वक जांच की आवश्यकता है। पेशेंस जरूरी है, उसमें जब तक पूरी जांच ना हो जाए तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यही प्रजा और शासक दोनों के हित में है। तो इस तरीके से हमने जो आंसर चुने थे उनका हमने तर्क दे दिया कि हमने उत्तर क्यों चुने। यदि आपने कोई और उत्तर चुना है तो आप उसका तर्क भी दे सकते हो, और आपने यही उत्तर चुने तो आप इन तर्कों को भी लिख सकते हो। अब इसी का नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, पंक्तियों से। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे यहाँ पहला प्रश्न क्या दिया है, रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी, सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। 19 और 20 एक तरीके के मुहावरा कहावत है। 19 रहने का मतलब कम नहीं रहोगे, यहाँ पर क्या मतलब है? कम नहीं रहोगे, ठीक है, मतलब आप उससे 20 रहोगे, मतलब उससे आगे रहोगे। इस पंक्ति में पिता अपने बेटों को समझाते हैं कि धन संपत्ति से अधिक मूल्यवान हमारी बुद्धि और दृष्टि है। यह धन कभी खत्म नहीं होता है। जो हमने इकट्ठा किया है पैसा, 1 लाख 2 लाख, वो तो कभी खत्म हो सकता है, लेकिन हमारी बुद्धि जो है, दृष्टि जो है, इसको हमने अगर तेज कर लिया, पैना कर लिया, तो ये हमेशा हमें साथ देगी। जीवन में हर कमी को पूरा करता है। यदि हमें ज्ञान, विवेक, समझ को अपने जीवन में संचित कर लें तो हमें किसी प्रकार की कमी का अनुभव नहीं होगा और दूसरों से हम पीछे नहीं रहेंगे, अर्थात हम उनसे आगे रहेंगे। तो इस तरीके से अपने उत्तरों को हम चुन सकते हैं। हमने पंक्ति का जो अर्थ है उसको इस प्रकार से लिखा है। अभी नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। इसका मतलब क्या है? हमेशा अपनी, एक कहावत है ना, आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रखो। इसका मतलब है कि आपके आसपास क्या घटित हो रहा है वो हमें हर परिस्थिति में देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पर इस पंक्ति में पिता बेटों को सलाह देते हैं, हमें जीवन में हर वस्तु, घटना, स्थिति को ध्यानपूर्वक देखना और पूरी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम सतर्क मतलब अलर्ट, यदि हम अलर्ट रहते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का यूं ही समाधान कर लेते हैं। हर चीज़ को गहराई से जानने का प्रयास करो तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले पाएंगे। अर्थात हम अलर्ट रहते हैं, चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आप चीज़ों को सुलझा लेते हो। समस्याएं आपके सामने कम आएंगी या ना के बराबर आएंगी। चलिए नेक्स्ट पंक्ति हमारे सामने है, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। अब आप इसकी पंक्ति का जो है व्याख्या कैसे करेंगे? इस पंक्ति में भाइयों ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही अपने आसपास की चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखने समझने की आदत डाली। अब ये वर्ड जो है ना, जीवन बदल सकता है। किसकी मैं बात कर रही हूँ? इसकी बात कर रही हूँ आदत की। आदत आप जैसी बना लोगे जीवन में आपको वैसी ही सफलता मिलेगी। यदि हम अच्छी चीज़ों की आदत बना लेते हैं तो हमेशा हम जीवन में सुखी रहेंगे। यदि गंदी आदत हमने बना ली है तो हमेशा दुखी रहेंगे। और आदत बन जाने पर कोई भी कठिन से कठिन काम बहुत आसान हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है, हम ईजिली उसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि हमें आदत ध्यान से देखने की बचपन से आदत डाली है। इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत और प्रयास लगाया, समय लगाया है। तो यहाँ पर एक बार हम मेहनत और समय लगा देते हैं, फिर जीवन हमारा आगे आसान हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, मिलकर मिलान करें। इस लोक कथा में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे स्तंभ 1 में दिए हैं, उनके भाव या अर्थ से मिलते जुलते वाक्य दूसरे स्तंभ में हैं। तो स्तंभ
के वाक्यों को स्तंभ 2 से मिलाइए। ठीक है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, आपको मिलाना है कि कौन किससे मैच करेगा। तो यहाँ दिया है कुछ समय के पश्चात पिता चल बसे। इसका मतलब क्या है, थोड़े समय के बाद पिता का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे नेक्स्ट वाला देखेंगे तो यहाँ पर क्या बताया गया कि हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। इसका मतलब है कि हम चाहे जहाँ भी रहें खाने के लिए कुछ हमें मिल ही जाएगा। तो सेकंड वाले का हम देखेंगे क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। घुड़सवार ने तीनों भाइयों पर शंका की दृष्टि से देखा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन्होंने क्या किया, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है। इसका मतलब क्या है, हमने इसको बहुत ही इसमें क्या लगाया है, समय लगाया है, बहुत ध्यान दिया है और लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ना था। इसका मतलब क्या है कि लोग इतने अचंभित थे कि उनके आश्चर्य को व्यक्त करना कठिन था। तो इस तरीके से, या फिर आप नंबरिंग कर सकते हो। जैसे फर्स्ट वाले में क्या दिया है, 2 दिया है तो आप 2 लिख दो। यहाँ पर इसमें क्या दिया है, 5 दिया है तो 5 कर दो। थर्ड वाले में क्या है आपका, थर्ड वाले का हमने किया फर्स्ट, ठीक है। फोर्थ वाले का हमारा 4th ही है और 5th वाले का 3rd है। तो आप चाहे नंबरिंग कर दो या फिर आप इस तरीके से कर दो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है, तो आप चाहे जैसे लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, लोक कथा को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए कि तीनों भाइयों ने बिना ऊँट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया। तो पाठ के आधार पर हमने देखा था कि तीनों भाइयों ने रास्ते पर पड़े चिन्हों, जो भी निशान पड़े हुए थे, उन्हीं को ध्यान से देखकर ऊँट के बारे में बताया था। सबसे बड़े भाई ने धूल में पैरों के निशान देखकर अनुमान लगाया था कि ऊँट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उसके पद चिन्ह बहुत बड़े थे। घुड़सवार उसे खोज रहा था। मंझले भाई ने देखा कि रास्ते के दाईं तरफ की घास पूरी चर ली गई थी। चरने का मतलब खा लेना, लेकिन बाईं ओर की ज्यों की त्यों थी, जिससे उसने जाना कि ऊँट एक आंख से देख नहीं सकता है। छोटे भाई ने ऊँट के घुटने टेकने के निशान, महिला के जूते और बच्चे के पैरों के निशान देखकर पता लगाया कि ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। इस तरह तीनों भाइयों ने बिना ऊँट को देखे केवल चिन्हों, बुद्धि, अवलोकों के से ऊँट के बारे में सटीक जानकारी दी। जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था, उसी आधार पर हमने पता लगा लिया कि बड़े भाई ने क्या किया, छोटे ने क्या किया, मंझले ने क्या किया। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तार्किक सोच, अवलोकन या सत्यवादिता के आधार पर आपको बताना है, लोक कथा के आधार पर बताना है। यानी कि इनमें से आपको बताना है, तीनों में से। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेरे अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व अवलोकन। अवलोकन मतलब क्या है, चीज़ों को देखो ध्यान से, है ना। तार्किक सोच, तीव्र बुद्धि, तो देखना और दृष्टि, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि, तो दोनों ही इसमें आगे को दिया गया है। यहाँ पर आप कर सकते हो ना, अवलोकन मतलब क्या है, पैनी दृष्टि, ठीक है, पैनी दृष्टि हो गया। और यहाँ पर क्या है, तीव्र बुद्धि। तीनों भाइयों ने ऊँट को देखे बिना केवल रास्ते पर पड़े चिन्हों, पैरों के निशान और अन्य संकेतों से ऊँट की स्थिति सही से बता दी। उनका तर्क और गहन निरीक्षण ही उन्हें निर्दोष साबित करता है। इससे पता चलता है कि सही अवलोकन और तार्किक सोच से हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक कथा में राजा ने भाइयों पर संदेह किया लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई, बताइए जरा, क्यों बदल गई राजा की सोच? राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया क्योंकि वे ऊँट को देखे बिना ही उसके बारे में सब कुछ बता रहे थे। लेकिन जब राजा ने स्वयं बातों की सच्चाई जांची, भाइयों ने पेटी में कच्चे अनार के बारे में सही अनुमान लगाया, जिसे राजा ने जांच कर सत्यापित किया। भाइयों ने तर्क के साथ समझाया। उन्होंने ऊँट के बारे में कैसे जाना, जैसे पैरों के निशान, घास की स्थिति, जूतों के निशान। इस प्रकार प्रमाण देकर राजा की सोच बदल गई। मतलब जब आप किसी का प्रमाण देते हो तो प्रमाण क्या होता है, सत्य के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर वही है कि उन्होंने क्या किया, अपने सच्चाई के लिए प्रमाण दिया, अपनी बुद्धिमानी और समझदारी के साथ फिर से एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट में वो सफल हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने कि ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे कि उसे अपना ऊँट मिल जाता? ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह किया क्योंकि वे बिना ऊँट को देखे ही उसके बारे में सही बातों को बता रहे थे। उसे लगा कि ये लोग ऊँट को, मतलब इन्होंने क्या किया, चोरी की है, ये लोग ऊँट चोर हैं। इसलिए उसने राजा से शिकायत कर दी, लेकिन वास्तव में उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि वह भाइयों से शांतिपूर्वक पूछताछ करता तो उनके बताए संकेतों के आधार पर खोजता तो उसका ऊँट जल्दी से मिल जाता। जिस प्रकार भाइयों ने राजा के साथ जो है तर्क के साथ अपनी बात को रखा, और वो ऊँट जो घुड़सवार था उसके सामने तो तर्क रख सकते थे भाई, अगर वो आराम से तसल्ली से उनकी बातों को सुनता घुड़सवार
एक एक करके तीनों भाई अपने तर्क देते, हो सकता है कि उस घुड़सवार को बहुत जल्दी उसका ऊँट मिल जाता। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे। पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इससे पिता के बारे में क्या पता चलता है? तो देखिए, पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन यानी पैनी दृष्टि, तीव्र बुद्धि संचित करने की सलाह दी, क्योंकि असली संपत्ति धन दौलत नहीं है बल्कि ज्ञान और विवेक। रुपए पैसे नष्ट हो सकते हैं परंतु बुद्धि हमेशा हमारा क्या करती है? साथ देती है, हर परिस्थिति में सहारा देती है। इससे पता चलता है कि पिता दूरदर्शी, बुद्धिमान और अपने बेटे के भविष्य के प्रति चिंतित थे। वो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए, तो यहाँ पर भी ये पिता जो थे बहुत ही समझदार थे। उन्होंने अपने बेटों को ऐसी शिक्षा दी और इस कहानी के माध्यम से हमें भी एक सीख मिली है कि हमें बुद्धि और समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में आप क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? तो देखेंगे इसमें, राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। उसने उन्हें परखने के लिए नई चुनौती दी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी बातें केवल संयोग नहीं है बल्कि सचमुच उनकी दृष्टि और बुद्धि पर आधारित हैं। इस घटना से पता चलता है कि राजा न्यायप्रिय है, सतर्क है, विवेकशील है। वह किसी पर आंख मूंदकर विश्वास या अविश्वास नहीं करता है बल्कि तथ्य और प्रमाण के आधार पर। तो राजा भी काफ़ी बुद्धिमान इस कहानी में हमें दिखाया गया है कि ना तो उसने घुड़सवार की बातों पर तुरंत विश्वास किया और ना ही भाइयों पर ऐसे ही आंख बंद करके विश्वास कर लिया उनकी बातों पर। उसने क्या किया? तथ्य और प्रमाण के आधार पर निर्णय लिया, अपनी समझदारी के आधार पर। जब भी हमारे सामने कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कहता तो हमें अपनी बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। तुरंत कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इससे हमें धोखा हो सकता है। आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहोगे? अब यहाँ पर आपके लिए बोला गया, आप क्या करोगे? मैं इस लोक कथा में भाइयों की अवलोकन शक्ति, जो कि क्या है? दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? पैनी दृष्टि, तार्किक सोच, तीव्र बुद्धि को अपनाना चाहूँगा, क्योंकि यह यदि हम हर चीज़ को ध्यान से देखेंगे और सोच समझकर निर्णय लें तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। यह आदत हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करती है और सही निर्णय लेने के लिए हमारे अंदर एक क्षमता विकसित। अब नेक्स्ट प्रश्न है अनुमान और कल्पना से। यदि राजा के बिना जांचे के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो क्या होता है इस लोक कथा का परिणाम? देखिए, यदि राजा के बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता, वे निर्दोष होते हुए भी दंडित हो जाते और अन्याय का परिणाम होता, क्योंकि न्याय तो नहीं हो पाता। वो तो समझदार थे, बुद्धिमान थे, उनके साथ तो अन्याय हो जाता। यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान न लगाया होता तो लोक कथा का अंत किस प्रकार होता? अपने विचार बताइए। अगर सही अनुमान न लगाया होता, यदि भाइयों ने अनार का सही अनुमान न लगाया होता तो राजा उन्हें बुद्धिमान नहीं मानता और वे निर्दोष होकर भी दंडित हो सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊँट को खोजने जाते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता? बताइए, कहानी याद करिए, क्या क्या था? वो पहले ही थक चुके थे, खाना खत्म हो गया था, भूखे प्यासे थे। तो वही है कहानी का अंत, आगे उसी में आगे बढ़ाइए कि यदि भाई ऊँट को खोजने जाते तो उन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ता। पहले ही बहुत थक चुके थे, भूख प्यास और सहन करनी पड़ती, जंगली जानवर उन्हें रास्ते मिलते क्योंकि आगे बहुत सारा जंगल था, और भी जैसी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ सकता था। अब अगला प्रश्न है मेरे सामने, यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार का सवाल या गतिविधियां करते? अपनी कल्पना साझा कीजिए। मतलब आप अपना बताइए, क्या करते आप? यदि मैं राजा के स्थान पर होता तो क्या करता? आप अपना भी लिख सकते हो कि आप अगर उस निर्णय लेने के स्थान पर आपको डिसीजन लेने के लिए बोला जाता तो क्या करते? किसी वस्तु को कपड़े में लपेटकर उसकी पहचान बताने को कहता, मतलब कपड़े में छुपा देता और बोलता कि इसमें क्या है बताइए। दूर खड़े व्यक्तियों के हाव भाव देखकर उनके काम का अनुमान लगाने को कहता कि बताइए वो क्या काम करते होंगे, कैसे होंगे। इस तरह की गतिविधियां से उनकी पैनी दृष्टि और तार्किक सोच का सही परीक्षण हो सकता था। आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसे भी लिख सकते हो। बचे हुए जो अभ्यास प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको प्रश्न का जो लेवल है समझ में आ रहा है, अच्छे लग रहे हैं आंसर, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।